हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 6वें पार्ट को देखेंगे आज, नागरिक शास्त्र के, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता आईएलटी गेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम के संबंधी बहुत सारे नागरिक शास्त्र वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद प्रणाली में असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। कौन सा शब्दावली जो है ब्रिटिश संसद प्रणाली में यूज नहीं किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। तो छाया मंत्रिमंडल तो है यही वहाँ का, और वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं, ये भी सही है। और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल तो ये भी सही है। तो नियंत्रण एवं संतुलन जो है ये नहीं है वहाँ की शब्दावली में, ये जो है अमेरिकी संविधान में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नियंत्रण एवं संतुलन जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का शब्दावली नहीं है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है, पूछा है। तो इसमें कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये कांग्रेस के प्रति नहीं होता है। ठीक है। और कार्यपालिका जो है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, कार्यपालिका जो वहाँ की होती है, कहाँ की, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, और उसका संविधान द्वारा जो है निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, और जिसके मतलब उसको जो अगर हटाना हो उसके कार्यकाल को, तो केवल वहाँ अभियोग द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। तो ये कांग्रेस के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वतंत्र को प्रत्याभूत करता है, तो बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। और ये भी जान लीजिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और ये दूसरा वाला जो दिया है, यह सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति के उनके अवलोकनों पर आधारित था। तो ये प्रश्न बजाने के लिए कर देता है ये प्रश्न, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जो है फ्रांस के थे। ठीक है, वो फ्रांसीसी थे, इसलिए वहाँ ये पूछा जाता है हमेशा कि ये फ्रांसीसी राजनीति पर ही आधारित होगा शक्ति पृथक्करण, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, जो ये शक्ति पृथक्करण था, ये अमेरिकी राजनीति से ज़्यादा संबंध रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही सही हो सकता है, और किन्हीं बुकों में इसको दोनों सही माना है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आप लोग भी कुछ इसके बारे में अगर जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से 1-2 बुक में मैंने देखा है, तो वहाँ पे केवल एक सही हो रहा है, ये फ्रांसीसी राजनीति पर आधारित नहीं था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है यहाँ पे। तो जेरीमेंडरिंग क्या होता है? तो जेरीमेंडरिंग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है। ठीक है, इस प्रथा का जो है प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और पार्क बैरल व्यवस्थापन जो होता है, ये पार्क बैरल प्रस्थापन जो होता है, ये प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को इस बात का प्रयत्न करना पड़ता है कि राष्ट्रीय जो धन की अधिकाधिक राशि जो है उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यय के लिए स्वीकार किया जाए। ऐसा करते हुए उनके द्वारा राष्ट्रीय हित के स्थान पर क्षेत्रीय हित की दृष्टि से विचार किया जाता है। ठीक है, इसी को जो है क्या कहते हैं, पार्क बैरल व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अमेरिकी संविधान से संबंधित है। ठीक है, और फिलिबस्टर आप जानते होंगे। ठीक है, अमेरिकी सीनेट में इस्तेमाल की जाने वाली वह युक्ति है जो जिसके द्वारा जो है अवरोध के माध्यम से एक वोट को लाने से रोका जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, फिलिबस्टर कहा जाता है। तो ये तीनों सही है, ये तीनों जो है अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित है। ये जो लॉग रोलिंग है ये गलत है। ठीक है, तो निगेटिव पूछा है तो ये सही हो जाएगा। ये जो लॉग रोलिंग है ये खेल से संबंधित है। ठीक है, ये खेल प्रणाली है, उसमें पानी होता है, पानी में 2 प्रतिनिधि
इसे लकड़ी के उस टाइप में जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा रहता है, गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लाभ रोलिंग उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध ये तीनों सही है किससे? अमेरिकी प्रतिनिधि से। ठीक है, ये नहीं सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है। ठीक है, और कार्यपालिका की वैधता का आधार एक तरफ है, संबंधित देश के देश से लिया गया है। ये पूछा गया आपसे। तो पहला है विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फ्रांस से। ठीक है, विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति जो है और मंत्रिमंडल है संसदीय विश्वास के अधीन, जितने भी पात्र हैं ये फ्रांस से संबंधित होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के संसदीय विश्वास के अधीन जो कार्य होता है ये किसके अधीन है? तो ये है किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, सिंगल में करके पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन किस देश का है? तो ये है आपका यूनाइटेड यूके से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन जिसे कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। और राष्ट्रपति विधायिका स्वतंत्र जो है, ये विधायिका स्वतंत्र जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए में 2 है, ए में 3 है, ठीक है, बी में 4 है आपका, सी में 1 है और डी में 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कोड नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए में फ्रांस, ठीक है, और बी में दक्षिण अफ्रीका, और सी में जो है, सी में किसका है? तो सी में यूनाइटेड किंगडम है और डी का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो ये विधायिका के बारे में संबंधित कहाँ का विधायिका किससे संबंधित है? ये विधायिका है इधर, और किस देश से संबंधित है इसको आपको मिलान करना है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो केंद्रीय सैनिक आयोग होता है, राष्ट्रपति भी वहाँ होता है, राज्य परिषद भी होता है, राष्ट्रीय परिषद वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय परिषद जो है ये भूटान संसद की जो है उच्च सदन माना जाता है। ठीक है, भूटान की उच्च सदन माना जाता है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, तो ये चीन से संबंधित नहीं है। सतासी नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय विधायिका की अस्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी काम भी करती है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को जो है व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी में देश की सर्वोच्च सत्ता जो है निहित होती है, और शासन के अन्य सभी अंगों को जो है उसके द्वारा निर्मित विधियों की व्यवस्था के अनुसार जो है कार्य करना पड़ता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, चीन की जन कांग्रेस। 88 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाना है। तो इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पहुँचाना है, तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय केवल यह पुनरावलोकन करती है कि प्रक्रिया का पालन हुआ, न कि प्रक्रिया के सारस्वत का। तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यही सही हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए, संविधान का संक्षिप्त रूप में इसका क्षेत्र विस्तृत कर देता है, तो ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधन के पुनरावलोकन की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है ये। ठीक है, 89 नंबर है, ये कथन है, कारण है, आपको बताना है दोनों में। तो उदार संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। तो उदार संविधान शासकीय कहाँ से हो जाएगा? तो उदार संविधान में शासक तो होंगे ना, पहला ही गलत हो जा रहा है आपका, असत्य हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए, शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो शासकीय जहाँ होता है तो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे काम कराते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो पहला इसमें गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा सही है। तो इसमें देख लीजिए डी ऑप्शन में, ए असत्य है
और आर जो है सत्य है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा ऑप्शन। 90 नंबर पूछा गया था प्रश्न आपसे, कथन और कारण करके यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है, तो सही है। अथवा परंतु जो है यहाँ बीच में लगा सकते हैं आप, परंतु संसद की शक्ति और क्षेत्र का अभ्यास असीमित है, तो ये भी सही है, ये इसका व्याख्या भी कर दे रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, कौन सा कथन सही है यहाँ पूछा है, तो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो भाग है ये है, तो नहीं यहाँ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, हुआ भी है। ठीक है, उद्देशिका संविधान का भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका का गौड़ महत्व है, तो ये गलत है। ठीक है, गौड़ महत्व तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही है पूछा कौन सा कथन, तो उद्देशिका संविधान का भाग है, ये सही हो जाएगा आपका। 92 नंबर है, निश्चयपूर्वक कथन एक है और तर्क दिया है, भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकारा है, तो बिल्कुल सही है, संसदीय सरकार को स्वीकारा है। और यहाँ पे लगा सकते हैं बीच में, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका सत्ता है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये सत्य है और आर उसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जाती है? अखिल भारतीय सेवा आयोग की रचना तो किया जाता है संसद के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाए, संसद के अधिनियम के द्वारा, अनुच्छेद 312 के अनुसार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 312 के अनुसार जो है संसद के अधिनियम के द्वारा जो है एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आयोग की जो है रचना की जा सकती है। 94 नंबर है, लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा? लोक सेवक जो होते हैं उनकी सुरक्षा निश्चित की जाती है, किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 311 में कहा गया है उसके तहत कि भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा जो है पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, तो उनको संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 311 में, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 95 नंबर है, सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है आपको, कूट अनुच्छेद इधर दिया हुआ है उससे संबंधित। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद आप लोग जानते होंगे अस्पृश्यता का अंश से है। ठीक है, और 19 किससे है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है 19। ठीक है, और 21 से शिक्षा का अधिकार और 24 से कारखानों आदमी बालकों का नियोजन। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। पहले में 3 है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले में 2 में 3 है, तो और देखिए दूसरे में 1 है, तो दूसरे में बी में 1 है, तो इसमें है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 एक शिक्षा का अधिकार, 24 जो है कारखानों आदमी बालकों का जो नियोजन पर रोक। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, मतलब मिलान सही नहीं है? तो अनुच्छेद 39 ये कहता है निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार भी दिया गया है, सही है। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृत्ति, सही है। अनुच्छेद 13 विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 13 में कहाँ है जी? 14 में है ये, अनुच्छेद 14 है जो है ना विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, तो ये 13 नहीं है, यही सही हो जाएगा आपका, ये बीमेल सही नहीं है। ठीक है, 97 नंबर है, यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है तब संविधान की कौन सी अनुसूचित में संशोधन करना होगा? आप लोग बताइए। तो ये पहली अनुसूची में ही ने दिया गया है राज्य के निर्माण का व्यवस्था,
उसमें संशोधन, नए राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो अनुसूची 1 ही में वो पहले अनुसूची में दिया गया है संशोधन के बारे में और राज्य के निर्माण के बारे में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आपको सभी अनुसूचियों को तैयार करना होगा, सभी अनुसूची आप लोग जो है अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। नाइन्टी 98 नंबर है संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, उसके सदस्यों का। तो उसमें कौन से सदस्यों को शामिल किया गया था। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो प्रारूप समिति है इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है, मसौदा समिति कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और इसमें जो है विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए सदस्यों को रखा गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें। और कुल इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, 7 सदस्य थे। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारियों या अधिकारों होगा ये, ठीक है, यहाँ पे अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्न अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को जो है संविधान का दिल या आत्मा बताया है। तो आसान सा प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को जो है दिल एवं आत्मा बताया है, किसने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है भारत में संविधान के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा बेमेल है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो शिक्षा समवर्ती सूची में है तो सही है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है, सही है, जनगणना संघ सूची में है, गलत है, सही है, आयकर समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। आयकर जो है किस में है, तो आयकर भी जो है संघ सूची में है, ठीक है। संविधान लागू होने के समय जो है संघ सूची में कितने विषय थे, तो ये भी पूछा जाता है, तो 97 थे। और वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, उसमें 100 विषय हो गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है सेना हुआ, रक्षा हुआ, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा जो करेंसी होती है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर, निगम कर, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं, तो ये संघ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। तो सही उत्तर जाएगा ये भी आपका, ये सुमेलित नहीं है या ये बेमेल है, ठीक है। 101 नंबर को देखते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा जो है विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद, तो ये करता है 74, अनुच्छेद 74 जो है कहता है कि मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर जो है प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर जो है राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को जो है आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 में दोनों के संबंधों का जो है विवरण दिया गया है, ठीक है। और 73 देख लीजिए, ये 73 क्या कहता है, अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यकारी शक्तियों की सीमा देता है, ठीक है। और 84 आप लोग जान लीजिए, 84 भी ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता दिया गया है, ठीक है। और 64 जो है ये क्या है, तो 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये इसमें व्याख्या किया गया है, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को आप लोग याद रखिएगा, चारों बार बार पूछे जाते हैं और कभी कभी कॉलम लगा देते हैं, इधर अनुच्छेद इधर मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये चारों पॉइंट को आपको याद रखिएगा, ठीक है। 102 नंबर है भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की जाती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात लगता है, तो आप लोग जानते होंगे 360। अब आपको एक होमवर्क है कि कितनी बार भारत में वित्तीय आपात लगाया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 103 नंबर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस में निहित होती है, तो बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बुलाने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के सभापति करते हैं, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा।
104 नंबर है, जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान स्थापित करता है। तो जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है तो भारत का संविधान जो स्थापित करता है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था जो है स्थापित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो है एकीकृत व्यवस्था जो है भारतीय संविधान जो है स्थापित करता है, किसके अंतर्गत? न्यायपालिका के अंतर्गत। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर है, भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा था? भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो किसने कहा था? तो इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसमें से चारों गलत हैं। ये कहा था ब्रिटिश के विधि शास्त्री थे और इनका नाम था सर आइवर, ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के, और विधि शास्त्री थे, इनको माना जाता था। तो इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, तो ये उसमें सामान्य अध्ययन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें भी पूछ लिया गया है। तो दोनों पॉइंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स। 106 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य जो है सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? तो ये बंधुत्व। ठीक है, आप लोग जब उद्देशिका पढ़े होंगे तो उसमें कहा गया है ना कि प्रस्तावना में कि सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता को बढ़ाने के लिए उसमें कहा गया है। ठीक है, बंधुता को बढ़ाने के लिए ये संविधान जो है, जब आगे पूरा उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपका जो प्रश्न के अनुसार जो है व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य जो है सामंजस्य स्थापित करता है, वो बंधुत्व करता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 107 नंबर है, दो सूची दिया गया है और संविधान सभा में किसको कौन सा पद था और वह व्यक्ति कौन था पद धारण करने वाला, ये आपको बताना है। तो संविधान सभा के विधायी या स्पीकर कौन थे? तो संविधान सभा के स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए में 3 हो गया। ठीक है, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वे वीटी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, बी में दूसरा सही हो जाएगा। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव जो थे HB आयंगर, ठीक है, आयंगार थे। तो ये सी में चौथा सही हो रहा है आपका। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो डी में पहला सही हो जा रहा है। ठीक है, तो 3, उसके बाद कौन सा है? ये 2 है और ये 4 है, सी, और ये 1 है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? अनुच्छेद 14 के जो न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है, तो उसमें जो है कानून का शासन, युक्तियुक्त वर्गीकरण भी है, नैसर्गिक न्याय भी है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है उसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में जो न्यायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है उसमें संसदीय सर्वोच्चता का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। 109 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सकारात्मक उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 की 1 के 6 में था। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न, वैसे तो अनुच्छेद 31 में था, बाद में हटा करके इसको जो है किस में किया गया? 300 के ए में किया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सकारात्मक उल्लेख। ठीक है, तो सकारात्मक उल्लेख में जो है 19 के 1 में 6 था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
और संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार में हो गया है। तो ये भी सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दोनों दूसरा सही हो जाएगा। अगर इसको आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल देखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का 6 जब पढ़ेंगे तो उसमें ये जो है इसका संपत्ति के अधिकार का जो है उसमें जिक्र किया गया है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, ठीक है। तो सकारात्मक कुछ मतलब ऐसा व्यवस्था किया है कि जहाँ पे जो है संपत्ति के अधिकार को जो है सुनिश्चितता दी गई है, ठीक है। लेकिन अब जो है पहले जो था, लेकिन अब जो है इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से रख दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग देखिएगा भी और यहाँ पे जानकारी भी रखिएगा, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? बाध्यता है मतलब संवैधानिक बाध्यता है कि संविधान द्वारा इसका संरक्षण करना अनिवार्य है। तो कौन सा ऐसा तत्व है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों का जो संरक्षण है वो उसमें संवैधानिक वैधता लागू किया गया है, ठीक है, कि इसका जो है इसको हम लोग को देखभाल करना अनिवार्य है। ये मुख्य रूप से संविधान द्वारा भी कहा गया है। इसका प्रश्न का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि मूल अधिकारी एवं राजनीति निदेशक तत्वों के मध्य सामंजस्य व संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता है? तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स विवाद जो हुआ था 1980 में। इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है कहा कि अनुच्छेद जो 368 का आर्टिकल नंबर 4 है विसम्मत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह न्यायिक पुनराविलोकन को जो है समाप्त करने के लिए जो है पारित किया गया था, ठीक है। और न्यायिक पुनराविलोकन का यह सिद्धांत जो है संविधान का आधारभूत लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय के बारे में ही कहा गया था और इसको जो है मूल ढांचे के बारे में इसको आवश्यक तत्व माना गया था। तो ये विवाद हुआ था मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा तो ये 368 अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे 112 में 2 अनुसूची दिया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का वाद है और संविधान के मूल ढांचे की विशेषता की उद्घोषणा कौन सा वाद कैसा करता है, तो इसको मिलान करना है। तो केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था संविधान की सर्वोच्चता से, ठीक है। तो ए में आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। और इंदिरा नेहरूवाद जो था ये किससे था? तो इंदिरा नेहरूवाद जो है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता से था, ठीक है। और ये विवाद हुआ था आपका 1975 में, ठीक है, 1975 में हुआ था। इसमें जो है जय नारायण द्वारा जो है एक FIR जो है दायर किया गया था, ठीक है। और उसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी जो है उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वो जो है अनुचित तरीके से इनको जो है जीत मिली है और जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही भी ठहराया था और इनको जो है इंदिरा गांधी को जो है 6 साल के लिए जो है राजनीति से जो है निष्कासित कर दिया गया था। तो इसलिए जो है इंदिरा गांधी के मतलब टीम में जो है काफ़ी असमंजस पैदा हो गया था और इसलिए जो है 1975 में इन्होंने जो है आपातकाल लगा दिया था और वो आपातकाल जो है 1975 से लेकर के 1977 तक चला था, ठीक है। तो वो वही विवाद था, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से संबंधित था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो बी में 4 सही है। और रघुनाथराव वाद जो था तो ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित था, ठीक है। और SR बोम्बई वाद जो था ये संघवाद से संबंधित था, ठीक है। तो सी में 1 है, डी में 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए, ये मिलान कर रहा है, ठीक है। तो चारों को याद रखिएगा, ठीक है। ये 1973 में हुआ था और ये इंदिरा वाला जो है 1975 में हुआ था। 113 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक संशोधनों के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। तो पहला है इसमें, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
तो सही है, ठीक है। और यह ध्वनिमत से पारित किया जा सकता है, गलत है। और यह संसद की विधायी शक्ति है, न संवैधानिक शक्ति, या संविधायी भी कह सकते हैं। संवैधानिक शक्ति है न कि विधायी शक्ति है, तो ये भी सही है, ठीक है। और संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं है, वो तो है ही है, तो यहाँ पे नहीं लगा दिया है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो पहला तीसरा आपका इसमें सही हो जा रहा है, ठीक है। संसद की संवैधानिक शक्ति है, तो ये भी सही होगा। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। एक 114 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। तो जो राज्य सूची की प्रविष्टि है संसद द्वारा जो बनाए गए कानून के अधीन है, तो वो है प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक जो होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत ज़्यादा जो है आते हैं, ठीक है। और संसद द्वारा बनाया गया वो कानून के अधीन ही रहता है, लेकिन वो राज्य सूची उसको देख रेख निगरानी करती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के भाग 9 का शीर्षक है पंचायत, सही है। इस भाग में कोई बात अनुच्छेद 244 के निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजात क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद में लागू नहीं होगी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पहला दूसरा ऑप्शन जो दोनों सही हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही कथन का चुनाव करना है। 116 में भी राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है, तो सही है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है, शपथ लेते हैं, तो इसका जो प्रारूप है प्रतिज्ञान है वो तीसरी अनुसूची में है, तो बिल्कुल ये सत्य है। और किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी, तो ये गलत है, ठीक है। जब विधानसभा भंग हो जाएगा तो विधानसभा के सदस्य भी तो रहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लिखित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एससी और एससी दोनों पे हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा जो है महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, तत्काल नहीं हटाते, उनको भी समय दिया जाता है, ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पे एक ही बस सही हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन में एक ही केवल नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नहीं सही होगा, ये आपका एक ही सही हो रहा है ये, ठीक है। तीसरी सूची में इसका उल्लेख किया गया है शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 117 नंबर है, 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध है, तो किस राज्य से जो 2 आंग्ल भारतीयों को जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में रखा जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जॉर्ज बेकर, ठीक है, जॉर्ज बेकर थे। और केरल के जो थे रिचर्ड हे, ठीक है। तो इन दोनों को नामित किया गया था 16वीं लोकसभा में। अब 17वीं का आप लोगों को बताना है, ठीक है। 17वीं लोकसभा में कौन कौन से हैं और किस राज्य से हैं, ठीक है। और आंग्ल भारतीयों को क्यों मनोनीत किया जाता है, इसलिए मनोनीत किया जाता है जो कुछ विदेशी रियासत है, जैसे यूनाइटेड किंगडम से कुछ जो मतलब लोग हैं उनके लिए जो है इसको रखा जाता है। ये बहुत पुराना प्रथा है, ठीक है, करीब 70 साल से ऐसा चला आ रहा है। और इसमें लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 को निर्वाचित किया जाता है। तो 17वीं लोकसभा में आप लोगों को बताना है कौन कौन है और किस राज्य से हैं, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या उच्च न्यायालय का के अधिमान्य मूल क्षेत्राधिकार हैं। तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। अंतर सरकारी विवाद हैं, तो सही है। मूल अधिकारों का परिवर्तन, तो ये नहीं है उसमें, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा ये राष्ट्रपति का चुनाव भी है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, ठीक है। तो 1 3 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 3 4 इसमें आपका सही हो जाएगा।
मूल अधिकारों में परिवर्तन जो है उसमें अधिमान मूल्य में नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वाद प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध आप लोग जानते होंगे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है। और ये कब हुआ था? 1979 में। ठीक है। और प्रथम जनहित याचिका को यानी क्या? PIL। ठीक है। सर्वप्रथम उसी बार जो है आया था इसमें। और इसमें क्या विवाद था? इसमें जो है कहा गया था कि जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है कि 40,000 कैदियों को रिहा किया जाए। ठीक है। तो उसी पर जो है उसमें पहला जो है PIL यानी प्रथम जनहित याचिका जो है जारी हुआ था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य विवाद से। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 120 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण दिया है। तो मुंबईवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उसको उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अथवा लगा लीजिए, और अथवा या परंतु यह संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, ये और आर दोनों सत्य हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में भी हम लोग 40 प्रश्न को देखें। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलते हैं फिर। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।